हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के पहले अभ्यास स्थिर वैद्युतिकी में आप सभी का स्वागत है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत प्रभावों के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब वैद्युत आवेश पढ़ना है। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय या चुंबकमय हो जाती है। मतलब जैसे कि अगर कोई भी वस्तु है और वो आवेशित हो गई, चार्ज हो गई, इसका मतलब या तो वह वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करेगा या तो चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेगा। ठीक, तो ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु वैद्युतमय या चुंबकमय हो जाती है। इसके अलावा आवेश का एक और डिफिनेशन होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो विद्युत धारा और समय के अदिश गुणन को विद्युत धारा और समय के अदिश गुणन को वैद्युत आवेश कहा जाता है। यह भी इसकी एक परिभाषा हो गई। एक और होता है Q बराबर N इंटू E। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा मूल आवेश E के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहा जाता है। इस प्रकार से आवेश को हम तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यदि यहाँ पर एक आवेश लें हम, अब उस आवेश को स्थिर माने। स्थिर आवेश का मतलब ये होता है कि उसका वेग जो है वो शून्य होगा। तो अगर कोई आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई आवेश गति करे बट उसका त्वरण जो है वो शून्य है। त्वरण शून्य होने का मतलब है कि उसका वेग स्थिर होगा, न बढ़ेगा न तो घटेगा। यदि कोई आवेश है वो गति करे और उसका त्वरण 0 हो तो वो आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। और यदि कोई आवेश है और उसका त्वरण 0 नहीं है तो वह आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा का उत्सर्जन, ये तीनों चीजें करता है। तो ये एक आवेश के प्रभाव है और स्थिर वैद्युतिकी में हम केवल स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे हम लोग कूलाम भी कहते हैं। और इसका सीजी और ये जो मात्रक है यम के एस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम भी माना जाता है। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में, सीजीएस ए पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसको स्टेट कूलाम को ESU से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक EMU बराबर जो है वो 10 कूलाम होता है। और एक फैरड बराबर 96,500 कूलाम होता है। एक फैरड का मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश को 1 फैरड कहा जाता है। और 1 फैरड का मतलब होता है 96,500 कूलाम। ठीक,
तो ये आवेश की कुछ मात्रक हैं। और बात करें तो आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक? अब इसके बाद है धनावेशन। धनावेशन मतलब चार्जिंग। ठीक, तो चार्जिंग क्या होता है? देखिए, जब किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एक दूसरे से भिन्न हो जाती है तो इस क्रिया को हम आवेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है तो इस क्रिया को धनावेशन कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है तो इस क्रिया को हम ऋणावेशन कहते हैं। ठीक, मतलब यह है कि सामान्यतः किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसीलिए कोई जो परमाणु है वह कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन यदि किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परस्पर असमान हो जाए तो या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश अधिक हो जाएगा और इसी क्रिया को हम आवेशन कहते हैं। यदि पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए और प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि वह धनावेशित हो गई। और यदि किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए और प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए तो इस क्रिया को हम ऋणावेशन कहते हैं। यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो कम हो जाता है। द्रव्यमान क्या जाता है? कम हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक हो जाता है। अर्थात धनावेशन के फलस्वरूप पदार्थ के द्रव्यमान में कमी आती है और ऋणावेशन के फलस्वरूप पदार्थ के द्रव्यमान जो है अधिक हो जाते हैं। और ये जो आवेशन है दो प्रकार की होती है, धनावेशन, ऋणावेशन। इसको सबसे पहले फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का विनिमय एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का विनिमय आवेश के एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक, मतलब आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक, तो किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आता है जाता है तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, या तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही दे सकते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही सबसे न्यूनतम आवेश माना गया है। ठीक, तो किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का विनिमय एक पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। मूल आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहा जाता है और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। या आवेश की सबसे न्यूनतम संभव इकाई को मूल आवेश कहा जाता है और Q बराबर होता है m×E। इसी E को हम मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आवेश के गुण की बात करते हैं। तो पहला तो ये है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश जो है एक अदिश राशि है, अर्थात यह किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। यदि किसी पदार्थ में धन आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और यदि किसी पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक,
दूसरा ये है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी अगर एक जैसे आवेश है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके जो मध्य है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा ये है कि विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। और जैसे मान लीजिए कि एक प्लस हो जाए और एक माइनस, या एक माइनस हो जाए एक प्लस, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक। चौथा, यदि जैसे एक धनावेशित वस्तु हो जाए जिसका आकार बहुत बड़ा हो, और एक उदासीन वस्तु हो जाए जिसका आकार बहुत छोटा हो, तो इनके मध्य भी आकर्षण बल कार्य करता है। अगर ये धनावेशित है तो ये अगर बहुत छोटी वस्तु है तो इसके इस भाग में ऋणावेश और इस भाग में धनावेश होगा, क्योंकि ये जो धनावेश है इसके नेगेटिव पार्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो धनात्मक भाग है इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस ऋणावेशित कण के कारण ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा और धनावेशित के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। चूंकि ये ऋणावेश अत्यधिक नजदीक है और धनावेशित दूर है, तो यहाँ पे ठीक है जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो ज्यादा होगा प्रतिकर्षण से। इसीलिए एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, यदि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा। ठीक। इसी प्रकार यदि दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच भी आकर्षण बल कार्य कर सकता है। उसमें भी क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर एक वस्तु धनावेशित है, बहुत बड़ी है, और एक वस्तु भी धनावेशित है वो बहुत छोटी है, तो ये धनावेशित वस्तु इसके पॉजिटिव पार्ट्स को इस तरफ रिपल कर देगा और नेगेटिव पार्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब चूंकि ये इसके अत्यधिक पास है और ये इसके अत्यधिक दूर है, तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, और धनात्मक के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। और चूंकि ये पास है इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और रिपल्सन फोर्स कम होगा, इसीलिए एक आकर्षण बल लग सकता है दो एक ही प्रकार के आवेशों के बीच में।